अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वॉइस में खुश आमदेद। अमूमन इस प्रोग्राम की मेज़बानी अफसा कोमल साहिबा करती हैं, लेकिन आज कुछ नागुज़ीर वजूहात की बुनियाद पे इस प्रोग्राम की मेज़बानी मुझे करनी पड़ रही है। नाज़रीन, इफ्तिखार शिराज़ी आपसे मुखातिब है। सबसे पहले प्रोग्राम में हम ज़िक्र करेंगे कल के वाक़ये का। 75 साल तारीख़ में पहली बार ईरान की सरज़मीन से भी पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की गई है और पाकिस्तान में बलूचिस्तान का एक इलाका है पंजगूर और उसका एक गाँव सब्स को, जहाँ पे ईरान की जानिब से ड्रोन और मिज़ाइल हमले किए गए और बज़ाहिर ये कहा गया है कि वहाँ पे दहशत गर्दों के ठिकाने थे जिनको निशाना बनाया गया। लेकिन इसको लेके आज पाकिस्तान ने अपना शदीद रद्द-ए-अमल दिया है और इस हमले को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला करार देने के साथ साथ दोनों मुल्कों के जो सफारती ताल्लुकात हैं, नाज़रीन, अब कम कहा जाए कि अमलन वो मुअत्तल हो चुके हैं। पाकिस्तान ने तेहरान से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया है और साथ ही ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर को कहा गया है कि वो पाकिस्तान में ना आए। इन दिनों वो इस वक्त ईरान में मौजूद हैं, तो उनसे कहा गया है कि वो वहीं पर रुकें, नहीं आ सकते। और इस दौरान जितने भी कोई प्रोग्राम्स और दौरे जो जितने भी इस वक्त प्लान थे, सब के सब मनसूख कर दिए गए हैं। और पाकिस्तान ने साथ पे ये भी कहा है कि इसका एक रद्द-ए-अमल आएगा, इसके संगीन नताइज होंगे और उसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी ईरान पर होगी। और ऐसे में कि जब कहा गया है कि डिप्लोमेटिक चैनल्स मौजूद थे, तो ईरान ने इतना इंतहाई इक़दाम क्यों लिया। और नाज़रीन, इस दौरान मुल्क के निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने भी मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा है कि इसका एक रद्द-ए-अमल होगा और ये रद्द-ए-अमल कैसा होगा और किस वक्त होगा, इसका तयन मुतल्लिका लोग ही करेंगे। अब देखना ये है कि आगे चल के क्या होने जा रहा है। और इस दौरान अगरचे कई घंटे तक ईरान की जानिब से एक तवील खामोशी रही, लेकिन अब बताया गया है कि डेवोस में जहाँ पे वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम का इनेकाद हो रहा है, वहाँ पे जो एक फ़ोरम के ऊपर ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने गुफ्तगू की है और उन्होंने ये कहा है कि कुछ अरसे से वहाँ पे ईरान के अंदर जो जैश-उल अदल के लोग हैं वो दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस थे और पाकिस्तान को इस हवाले से बार बार कहा गया। और पाकिस्तान की जो अंदर एक हमला किया गया है, इस हमले के मुतालिक उनका ये कहना था कि ये उन्होंने ईरानी दहशत गर्दों को निशाना बनाया है और इससे पहले बकौल उनके कि उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को बताया था कि वो पाकिस्तान की जो इलाकाई और ख़ुद मुख्तारी उसका एहतराम करते हैं और इस हमले को किसी सूरत भी पाकिस्तान पे हमला तसव्वुर ना किया जाए। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो दोनों मुल्कों के दरमियान बड़ी कशीदा है, तो इस पर गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त शरीक गुफ्तगू हैं अफ़गान पाकिस्तान के साबिक़ सफ़ीर मंसूर अहमद ख़ान साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका। और उनके साथ मौजूद हैं दिफाई तजियाकार शहीद मिनहाज साहब। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं ब्रिगेडियर रिटायर शहीद मिनहाज साहब से। ब्रिगेडियर साहब, क्या कहेंगे, ये जो ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात ढके छुपे नहीं हैं, बड़े मिसाली ताल्लुकात रहे हैं और ईरान वो मुल्क है कि जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किया 1947 में। उसके बाद हम देखते हैं कि ताल्लुकात की बड़ी तवील हिस्ट्री है। अगरचे दहशत गर्दी का मसला पाकिस्तान के लिए भी उतना ही प्रॉब्लमेटिक है कि जितना अफगानिस्तान के लिए, बट माजी में इस तरह के इंतहाई इक़दाम देखने को नहीं मिले ईरान की जानिब से। क्या कहेंगे, इतना एक्सट्रीम स्टेप क्यों लिया ईरान की जानिब से? नबी शाही साहब, सबसे पहले तो बड़ी एक समझ से बालातर और इंतहाई गैर जिम्मेदाराना हरकत ईरान ने की है, जो कि शायद पाकिस्तान एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। पाकिस्तान और ईरान का एक सिक्योरिटी अकॉर्ड भी 2013 फरवरी में हुआ था, जिसके मुताबिक हमने एग्री किया था कि हम अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे जब भी कोई गैर जरूरी मूवमेंट बॉर्डर के क्रॉस टेररिस्ट की पाई जाती। तो तमाम उस अकॉर्ड को मल्टीलैटरल जितने अरेंजमेंट्स हैं, सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट, स्टेटहुड का कॉन्सेप्ट, तमाम ज़रूरत जीरो। और ईरान ने एक हिजानी कैफियत में, जो कि 4 जनवरी से उनके साथ उनको दरपेश थी, जब ब्रिगेडियर कासिम सुलेमानी की बरसी के मौके पे एक करमान में खुदकश हमला हुआ था, उसमें तकरीबन 85 ईरानी जो है उसको शहीद हुए थे। तो उस सिलसिले के अंदर उन्होंने ये 24 घंटे के अंदर इराक में, सीरिया में और पाकिस्तान पे जो ये अटैक किया है,
ये टोटली जो है आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, टोटली जो है समझ से बालतर है। जब उन हालात में ये हमला किया गया जबकि पाकिस्तान ईरान के जो ताल्लुकात हैं हमेशा से अच्छे रहे हों और कोई माजी करीब में कभी भी ऐसा नहीं था कि कोई कशीदा रहे हों, उसमें यह अटैक करना। मजीद ये कि आप देख रहे हैं कि फलस्तीन में जैसे जेनोसाइड हो रहा है, नस्ल खुशी हो रही है फलस्तीनियों की, बजाय से कि मुस्लिम उम्मा को एक इत्तेहाद जाहिर करना चाहिए था, एट अ टाइम 3 मुल्कों के ऊपर अटैक करना ईरान की जानब से वाज़ेह तौर पर इंडिकेट करता है कि मुस्लिम ममालिक जो हैं वो फलस्तीन के कॉज के बजाय आपस में जो है वो लड़ रहे हैं। मजीद ये कि जो एक ये प्रेसिडेंस नई सेट हुई है कि जब आपको लगे कि कोई उनका यहाँ पे उनके इलाके का कोई बंदा हमारे इलाके में है और बजाय कि आप उस मुल्क को उसकी सॉवरेनिटी खुद मुख्तारी के हिसाब से इंफॉर्मेशन शेयर करें, बल्कि आप खुद मिसाइलों से अटैक शुरू कर दें, तो कल अमेरिका को भी एक जवाब मिलेगा, इंडियंस को जवाब मिलेगा कि वो किसी मुल्क के ऊपर हमला कर सकते हैं। 2019 में जब 2020 में इंडिया के लोकसभा के इलेक्शन थे तो बालाकोट पे हमला किया, पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। अब 4 महीने बाद दोबारा से इलेक्शंस हैं और 2-3 दिन पहले ये शंकर जो गए हुए थे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर तेहरान में, वो मिले हैं जाके ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर से। तो मैं समझता हूँ कि शायद ऐसी कोई गलत इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर हुई है कि जिसने एक शेयर दी है ईरानियन गार्ड्स या रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कि वो इस तरह की हरकत करें। तो मैं समझता हूँ कंप्लीट खित्ते को ये अमन उसका जो है वो चैलेंज कर दिया। पाकिस्तान चूंकि एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है तो इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए पहले मैं चाहूंगा कि मंसूर अहमद खान साहब को भी शरीक के गुफ्तगू करें। ब्रिगेडियर साहब तो आपका पॉइंट आ गया, मैं चाहूंगा कि मंसूर साहब को भी। मंसूर साहब इनफैक्ट जंदुल्ला या फिर अब जैश उल अदल ये कोई नया फिनोमिना तो है नहीं, कोई 2005 से ये दहशतगर्द तंजीम ऑपरेट कर रही है पाकिस्तान के अंदर भी और फिर खुद तस्लीम करता है ईरान के अंदर भी इसकी एक बड़ी डीप पेनिट्रेशन है। और इस दौरान हमने देखा है कि पाकिस्तान ने बिलखुसूस अब्दुल मालिक रेकी की गिरफ्तारी के अंदर बड़ा, और इसको एक्नॉलेज भी किया गया ईरान के एंड पे कि उनकी गिरफ्तारी में पाकिस्तान ने बड़ा कलीदी रोल प्ले किया है। और ख़ुद इस वक्त देखा जाए तो पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार एक मुल्क है, तो ऐसे में अगर कोई डिमांड की भी गई है तो पाकिस्तान की जो इस वक्त प्रिवेलिंग सिचुएशन को देखते हुए ये इतना एक्सट्रीम स्टेप लेना चाहिए था? और क्या ईरान को इस बात का अंदाज़ा था कि इस पर एक रिएक्शन भी आ सकता है, वो किसी लेवल पे भी जा सकता है? तो क्या कहेंगे इस इकदाम के पीछे जो माइंड सेट है ईरान का, उसे आप रीड कर पाए हैं? ये एक तो बहुत ही अचानक और बहुत ही तशवीशनाक मामला है, क्योंकि गुज़िश्ता कई सालों से पाकिस्तान और ईरान के दरमियान हमारे चैनल्स जो हैं, सिफारती चैनल्स और सियासी चैनल्स, बहुत इम्प्रूव हो रहे थे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लेवल की विजिट भी हुई और इसके अलावा इंटेलिजेंस चैनल में इंटेलिजेंस शेयरिंग भी होती रही। और ये तमाम ग्रुप्स जो क्रॉस बॉर्डर ग्रुप्स होते हैं, लोकल किस्म के मसाइल होते हैं, इससे बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन चल रही थी। लेकिन ये जो अचानक जो ये इंसिडेंट हुआ है, कुछ सिक्योरिटी के इंसिडेंट होते रहे हैं लेकिन वो बहुत लोकलाइज्ड रहे हैं। ये जो अचानक ये इंसिडेंट हुआ है, इससे बहुत ही पाकिस्तान को तशवीश हुई है। और फिर इससे सबसे बड़ी बात के तमाम चैनल्स के होते हुए कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं की गई और अभी तक ईरान की तरफ से कोई खातिर खास स्टेटमेंट या वजाहत भी नहीं आई। तो मेरा ख्याल में बहुत जरूरी है कि ईरान की तरफ से इस पे कोई अपॉलॉजी आए या कोई इस किस्म की वजाहत आए, जिससे हुकूमत पाकिस्तान को, पाकिस्तान की रियासत को भी ये मौका मिले कि इस सिचुएशन में जो ये जो तात्तुल पैदा हुआ है दोनों मुल्कों के रिलेशन में, इससे बाहर निकला जा सके। ये बहुत ही एक तशवीशनाक। मंसूर साहब, आपको क्या लगता है, जिस नुक्ते की तरफ आपने निशानदेही की है कि रिस्पांस वहां से अभी तक कोई हाईएस्ट फोरम से आ नहीं रहा, इसमें मजीद डिले सिचुएशन को और जितना कितना खराब कर सकते हैं आपके ख्याल में? क्या ख्याल है आपका कि क्या मजीद अगर खामोशी ईरान की जानिब से इसी तरह अख्तियार की जाती है तो सिचुएशन को और ज्यादा खराब कर देगा ये मामला? ये आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी 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 बिल्कुल। मेरे ख्याल में कि अगर ये खामोशी रहती है तो इससे तशवीश मजीद बढ़ेगी। आपको पता है चाइना ने ये कोशिश की है कि इस सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल होने से बचाया जाए, सिचुएशन को डिफ्यूज किया जाए। लेकिन सिचुएशन डिफ्यूज होने के लिए बहुत जरूरी होगा, चूंकि एग्रेशन ईरान की तरफ से की गई है और पाकिस्तान के यहाँ शहादतें हुई हैं, पाकिस्तान के सिविलियंस का लॉस ऑफ लाइफ हुआ है इसमें। तो एक
डिप्लोमेटिकली एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट ईरान की तरफ से आनी चाहिए, और जिसमें एक तरह से अपॉलजी का अंसर भी शामिल हो, ताकि मामलात को यहाँ से आगे एक ट्रैक पे लाया जा सके। क्योंकि ये इस वक्त खित्ते में बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। ईरान और इजराइल की जो एक कशीदगी है वो बहुत ही एक एक्टिव मरहले में है, और ईरान ने 2-3 दिनों में कुछ और अपने हमसाया ममालिक में भी, इराक और सीरिया में भी कुछ इस किस्म के ठिकानों को निशाना बनाया है, जिससे पाकिस्तान कहीं इस सिचुएशन में सख्त ना हो जाए, लपेट में ना आ जाए। इसलिए बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान ने, देखें, पाकिस्तान के पास राइट टू डिफेंड में अस्करी कुव्वत इस्तेमाल करने का भी ऑप्शन था, लेकिन पाकिस्तान ने एक मुफाहमाना रवैया इख्तियार करते हुए डिप्लोमेटिक ऑप्शन दिया है। इससे ईरान को हमने एक स्पेस दी है कि ईरानियंस अगर डिप्लोमेटिकली एक रिस्पॉन्स में आगे आए, अपने कोई विजिटर को भेजें, फॉरेन मिनिस्टर को भेजें, किसी और चैनल को इसके जरिए ये मैसेज दें कि ये इंटेंडेड नहीं था उनकी तरफ से, ये हो गया है, और इसके ऊपर जो भी वो माजरत का खाना अंदाज इख्तियार कर सकते हैं करें, तो इसको रेस्क्यू किया जा सकता है। अदरवाइज ये मेरा ख्याल है कि अगर इस पर खामोशी कायम रही ईरान की, तो इससे हमारे डिट्रैक्टर्स को बहुत उनको मौका मिलेगा कि वो इस सिचुएशन को मजीद कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ ले जा सकें। इंडिया बहुत एक्टिव है इस किस्म की एफर्ट्स में। यूएस और नेटो के यहाँ से निकलने के बाद अफगानिस्तान के साथ भी मामला जो हैं वो बड़ा अहम नुक्ता मंसूर साहब आपने उठाया। मैं चाहूंगा कि ब्रिगेडियर साहब को भी ये नुक्ता उनके सामने रखें। इनफैक्ट एक तो रिस्पांस में बड़ा डिले कर रहा है ईरान, बट अगेन जो कंसर्न्स वहाँ से जिनका इजहार अरसा दराज से किया जा रहा है, ब्रिगेडियर साहब आपको लगता है कि वो बड़े जेन्युइन है कि जो लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं ईरान को सिस्तान और बलूचिस्तान में बिलखुसूस, उनकी कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सेफ हेवन्स पाकिस्तान में नजर आ रही हैं, उनके कंसर्न्स आपको कितने दुरुस्त लगते हैं? देखिए 2001 से ऑनवर्ड वॉर एंड टेरर और टेररिज्म की जो वेव आई थी उसमें तमाम मुल्क इक्वली अफेक्टेड है। इसको आप स्टेट को कोई उनके हमारे पाकिस्तान में कोई सपोर्ट तो हासिल नहीं थी, लिहाजा जो इन्फॉर्मेशन उनको शेयर करनी चाहिए थी जो कि उन्होंने नहीं की। अभी इसका जो है ना बड़ी गैर जो है वो यकीनी काइंड ऑफ सिचुएशन इस पर प्रिवेल कर रही है। सबसे पहले तो ये कि जो फॉरेन मिनिस्टर है डेवोस में स्विट्जरलैंड के अंदर, उन्होंने एक उसके जवाब पेश करने की कोशिश की, बजाय कि नदामत करते उसके जवाब पेश करने की, अपने अटैक करने की। वन सेकंड, ये जो अभी ईरानियन रेवोल्यूशन गार्ड्स के जो डिफेंस मिनिस्टर है ईरान के, उन्होंने भी कहा कि अगर दोबारा से हमें लगा कि ऐसा है तो हम दोबारा हमला करेंगे। अब ये दो स्टेटमेंट्स जो हैं ये मफाहमत की तरफ नहीं बल्कि आप तसादम की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान के पास 3 ऑप्शन है। पहली सफारती और सियासी, जिस हिस्से में पॉलिटिकल गवर्नमेंट काम कर रही है, सफारती रिस्पांस आ चुका। अगर जैसे मंसूर साहब कह रहे हैं जो कि पॉलिटिकल और हमारी डिप्लोमेटिक कोर है, दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट डिप्लोमेटिक कोर है, एंगेजमेंट पे बिलीव करते हैं, और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट होने के नाते हमेशा मफाहमत की तरफ पहले जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन स्टेट जब जंग में जाती है तो तमाम ऑप्शंस खुले होते हैं। नंबर 3 हमारे पास मिलिट्री ऑप्शन है। मिलिट्री ऑप्शन मंसूर साहब बेहतर जानते हैं कि आर्टिकल 51 के तहत यूएन चार्टर के आप मिलिट्री रिस्पांस दे सकते हैं, और पाकिस्तान की आईएसआई को, मिलिट्री इंटेलिजेंस को, आपकी आर्मी को, एफसी बलूचिस्तान को अच्छी तरह मालूम है कि ईरानियन जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के जेरे निगरानी चलने वाले जो टेररिस्ट कैंप्स हैं कि जिसमें पाकिस्तानी बलोची सेपरेटिस्ट को उन्होंने वहां पे हाउस कर रखा है। पाकिस्तान कई दफा इसको पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल पे इस पॉइंट को रेज भी कर सकता है। तो पाकिस्तान तमाम हकूक महफूज रखता है कि हम भी इसी तरह का रिस्पांस दें। लेकिन पाकिस्तान ने जब बालाकोट पे इंडिया ने अटैक किया तो हमने 1 दिन के अंदर रिस्पांस बैक किया था। लेकिन ईरान चूंकि एक ब्रदर मुस्लिम हमसाया मुल्क है कि जिससे माजी में ऐसी कोई हमारी उनके साथ टेंशन नहीं हुई, तो लिहाजा पाकिस्तान भरपूर तरीके से अमन को एक मौका देना चाह रहे हैं ताकि हम एस्केलेशन की तरफ ना जाए। मजीद है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस होने वाले हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने वाली है। यकीनन क्विकली मंसूर साहब, इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊं, क्विकली आपको कमेंट चाहिए कि आप इस सिचुएशन को डीएस्केलेट करने के लिए आप थर्ड पार्टी रोल देख रहे हैं, क्योंकि हमारी तो ईस्ट में इंडिया के साथ बॉर्डर भी वो भी हॉस्टाइल है, अब वेस्ट में अफगानिस्तान के साथ, और अब इधर भी अगर होने जा रही है तो कैसे अवॉइड किया जाए? कोई थर्ड पार्टी आपको लग रहा है सर कोई रोल? मेरे ख्याल में ऑलरेडी इसमें चाइना एक रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है। चाइना की तरफ से ये कहा भी गया है कि ये इस सूरत हाल को डिफ्यूज करने की जरूरत है, और चाइना
क्योंकि गुज़िश्ता कुछ चंद माह में या एक साल में सऊदी अरब और ईरान के दरमियान भी मुफाहमत का किरदार अदा कर चुका है, और चाइना के अपने इस रीजन के अंदर ये इंटरेस्ट है कि रीजन के अंदर स्टेबिलिटी रहे, वो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर हो, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर हो, और फिर चाइना और इंडिया के दरमियान, इंडिया जिस तरह से अलायंसेस, ग्लोबल अलायंसेस का हिस्सा है जो चाइना की कंटेनमेंट या चाइना को डिट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो चाइना की पूरी कोशिश होगी कि रीजन में कोई इस किस्म की चाइना के बिल्कुल क्लोज बॉर्डर के करीब इस किस्म की इंस्टेबिलिटी ना आए, और मेरा ख्याल है चाइना रोल प्ले करेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ईरान को ये स्टेप लेना चाहिए कि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करते हुए, जो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आजकल के इंटरनेशनल रिलेशंस में, वो इस एक्शन को ओन करते हुए इसके आगे जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए इससे उनके ऊपर माजरत करे, उनके ऊपर अपॉलॉजी दे, और फिर आगे चलने का एक रास्ता सजेस्ट करे। तो मेरा ख्याल है इनिशिएटिव बेसिकली ईरान की तरफ से आना चाहिए। बहुत शुक्रिया मंसूर अहमद खान साहब, साबिक सफ़ीर, और उनके साथ मौजूद थे ब्रिगेडियर साद मिनाज साहब। एक छोटा सा नाज़रीन ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ डिस्कस करेंगे मुल्क की सियासत को, बिलखसूस सियासी जमातों की जानिब से कुछ नौजवान उम्मीदवारों को पार्टी टिकट अलाट किए गए हैं, या क्या वाकई सियासी जमातों में एक बदलाव आ रहा है, नौजवान क़यादत को सामने लाया जा रहा है, या फिर नए जो नौजवान वोटर्स इस बार रजिस्टर्ड हुए हैं उनको अटैक करने के लिए ये एक टैक्टिक्स हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद नाजरीन। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात, तो उसको लेकर अगर हम स्टैट्स पे नज़र डालें तो कुछ 5.5 करोड़ वोटर्स ऐसे हैं कि जो नौजवान तस्वुर किए जाते हैं, जिनकी उम्र 18 बरस से लेके 35 बरस है। और हम देखें तो 2018 के अंदर हमें कुछ ट्रेंड्स ऐसे नज़र आ रहे थे कि सियासी जमातें अब नौजवान क़यादत को आगे लाना चाह रही हैं और नौजवान लोगों को पार्टी टिकट अलॉट किए जा रहे हैं। 18 के इलेक्शन में भी अगर हम देखें तो तहरीक लब्बैक ने कोई 36% नौजवान लोगों को अपने पार्टी टिकट दिए। तहरीक इंसाफ दूसरे नंबर पे थी जिसने 17%, उनके जितने भी उम्मीदवार थे वो नौजवान थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके भी कुछ 17% नौजवान वो एक तरह से उम्मीदवार थे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 13% के साथ हम कह सकते हैं कि तीसरी जमात थी कि जिसने नौजवान लोगों को पार्टी टिकट अलॉट किए। आज भी हमारे साथ कुछ ऐसे ही उम्मीदवार मौजूद हैं कि जिनको पार्टियों ने टिकट अलॉट किए हैं। अब देखना ये है कि क्या पॉलिटिक्स के माइंडसेट में कोई बदलाव आया है या नौजवान वोटर्स को अटैक करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा अकबा फातिमा साहिबा, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। उनको पार्टी टिकट इस वक्त दिया गया और नौजवान कैंडिडेट के तौर पे उनको एक तरह से आगे लाया गया है। उनके साथ मौजूद हैं सलमा भट्ट साहिबा, आपका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, आप भी नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ रही हैं। और राहिला कौसर साहिबा, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन लड़ रही हैं। तो सबसे पहले सैयदा अकबा फातिमा साहिबा, आप ही से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ये जो बदलाव आया है, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की स्टेटमेंट के बाद क्या आप जितने बुजुर्ग सियासतदान हैं वो आराम करें, नौजवानों को मौका दें, तो इसी फलसफे के तहत, इसी सोच के तहत आपको भी पार्टी टिकट अलॉट किया गया है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जी बिल्कुल, चेयरमैन साहब ने जब इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ किया था तो उन्होंने ये स्लोगन लगाया था कि जो नौजवान क़यादत है, जो मेजॉरिटी में इस मुल्क में पॉपुलेशन है, वो ही इस मुल्क की ज़िम्मेदारी को संभालें। लेकिन उनके साथ साथ अगर हम उनका पूरा मैसेज को देखें तो वो कन्वे ये होता है कि बड़ों की रहनुमाई के साथ ही नौजवान क़यादत आगे आएगी। बिल्कुल, मैं अपनी पार्टी लीडरशिप की भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये ज़िम्मेदारी दी है, क्योंकि जो कि मेजॉरिटी 60% 65% हमारे मुल्क की नौजवानों पर मुश्तमिल है। और ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, मैं इस चीज़ पर यकीन रखती हूँ कि अगर तमाम जमातें नौजवानों को ही टिकट्स दें और उनको मौका दें सियासत में, तो मुल्क की तरक्की में नौजवान क़यादत एक बहुत बड़ा अपना हिस्सा डाल सकती है। लेकिन क्या ये जो पार्टी टिकट्स दिए गए सिर्फ इस विजन के तहत आपको पार्टी में लाया गया है, या जो पार्टी का मंशूर विजन उस हवाले से भी कुछ नौजवानों का इनपुट लिया जा रहा है?
देखिए बिल्कुल आपके सामने मैं मौजूद हूँ। मैंने अपनी पार्टी से ये टिकट मांगा था कि आप मुझे मेरे हलके की सियासत करने दें और पार्टी ने मुझे इस टिकट से नवाजा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊँ, देखिए वोटर जो है ना हमारे मुल्क का, वो आप चाहता है कि नौजवान क़यादत ही इस मुल्क की जिम्मेदारी संभाले। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पार्टी का जो चेयरमैन है वो भी एक नौजवान है, बिलावल साहब है। इसके अलावा आप दीगर जमातों में देख लें, वही 70 साला, वही एक 60 साला जो उम्र है उसी तरीके से। लेकिन जब एक मुल्क ऐसा है जिसकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन नौजवानों पर डिपेंड करती है, तो उसका लीडर भी नौजवान होना चाहिए। तभी वो नौजवानों की ज़रूरतों को, उनकी ज़रूरियात को बेटर अंडरस्टैंड कर सकेगा और उस पर जो है अमली काम कर सकेगा। अदरवाइज़ जो हमारे दूसरी जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं, वो कोई भी, मैं समझती हूँ, उन मामलात को, उन तकलीफ़ों को, उन चीज़ों को, उन नेसेसरी जो इक़दाम करने चाहिए नौजवानों के लिए, उसको नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। तो इस मुल्क को एक नौजवान क़यादत की ज़रूरत है। जी आप तो कह रही है कि सलमा भट्ट साहबा को भी शरीक गुफ्तगू करेंगे। सलमा भट्ट साहबा, आपकी पार्टी तो खैर चौथी बार प्राइम मिनिस्टर तो नवाज शरीफ साहब को बनाने जा रही हैं। 70+ उनकी एज है, वो भी बुजुर्गों में शुमार होते हैं, लेकिन टिकट आपको भी मिला है। तो ये क्या वो जो दीगर जमातों की स्ट्रेटजी है कि जो यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करना है कि वो उनको वोट डालें, ये उसका नतीजा है, या आपको लगता है कि नहीं नून लीग के अंदर जब बदलाव आ गया है और कुछ यंगस्टर्स को आगे लाया? मैं खुद बड़ी नौजवानों की अलमबरदार हूँ और मैंने सियासत में आने से पहले भी कोई 12 साल तक सिर्फ यूथ इश्यूज पे काम किया पाकिस्तान में। मुझे बड़ी अच्छी तरह इदराक है, मेरी फिंगर टिप्स पे आप पूरे पाकिस्तान के कहीं का भी यूथ रिलेटेड डाटा मुझसे लेना चाहें, कभी इस पे पूरा मेरे साथ शो रख लें, मैं कर दूंगी आपको कि क्या क्या हमारी नीड्स हैं, यंग लोगों के क्या क्या इश्यूज हैं, एडोलेसेंट के इश्यूज क्या हैं, यूथ के क्या हैं, और उनकी अपॉर्चुनिटीज के अंदर क्या फुकदान है, और उनके डिसीजन मेकिंग में के साथ उनकी क्या वाबस्तगी लाने की ज़रूरत है, और उनके लिए कैसा डिज़ाइन और कैसा डेवलपमेंट प्लान हमें इस पाकिस्तान में इंश्योर करना। ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन जब सियासी अमल की हम बात करते हैं और हम लीडरशिप की बात करते हैं, तो उसमें बिल्कुल यंग लोगों की नुमाइंदगी होना बहुत ज़रूरी है, और यंग लोगों का डिसीजन मेकिंग में हिस्सा होना बहुत ज़रूरी है, उनकी पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर हम, लेकिन पार्टी की आदत को समझाना पड़ा आपको, या उनकी एंड पे ही इनिशिएटिव था कि आप जैसे लोगों को टिकट देना? आज से 13 साल पहले मैं मुस्लिम लीग नून का हिस्सा थी, तो फिर यंग की आदत का सवाल आज नहीं उठता। ये बड़ी पहले इदराक था मुस्लिम लीग नून को कि यंग लोगों को साथ शामिल करना है, और मुस्लिम लीग नून एक कौमी धारे की जमात है, जो इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, और जिसके लीडर जो नवाज शरीफ है, उन्होंने यंग लोगों को बड़ा पुराना जो है ना अपने साथ लाना शुरू किया है, और उनकी जगह दी है, स्पेस क्रिएट की है उसके लिए। और ये बाकी जमातों ने तो अभी आके यूथ यंग का शोर मचाना शुरू किया ना। कोई 2014 में सियासी जमात बनी और उसके बाद पता चला जी के नौजवानों की, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत पुराना है, और मैं कबल 2014 की बात करी, मैं खुद उसका हिस्सा हूँ, और भी मेरे साथ बहुत से मेरी कोलीग्स हैं जो बड़े यंग हैं और पार्टी का बड़े इंपॉर्टेंट हिस्से। फैसलाबाद में तो राना एहसान अफजल साहब को छोड़ दिया गया, राजा रियाज बुजुर्ग को टिकट दे दिया। आप जो बात करें ना, अगर आप इंडिविजुअल केसेस पे जाएंगे तो देखें, पार्टी जब टिकट का फैसला करती है और इलेक्टोरल मैदान में उतर के फैसला करती है, तो बहुत सारी चीजें देखनी होती है, उसके पीछे बहुत सारे मुहरकात हैं। आप इंडिविजुअल बहस में जाएंगे तो फिर हर केस वेरी करता है। राहिला साहबा, इनफैक्ट क्या कहें इस वक्त, क्योंकि तहरीक इंसाफ क्राइसिस से गुजर रही है, तो आपकी लॉटरी निकल आई, या एक बड़ी एक जानबूझ के एक फैसला किया गया था कि कुछ लोगों को, नौजवान लोगों को भी टिकट दिए जाएंगे और उनको भी पार्टी का हिस्सा बनाया जाए और कम से कम वो पार्लिमान का हिस्सा बनाए? तो ये क्राइसिस की वजह से आपको टिकट मिला है, या वहाँ पे एक सोच कार फरमाया है कि नहीं, एक ख़ास प्रपोर्शन के साथ नौजवानों को भी पार्लिमान में लाया जाए? जो क्राइसिस है, अवामुन नास बहुत अच्छी तरह जानती है कि जो लीडरशिप है, लीडरशिप क्वालिटी किस लीडर में है, ठीक है, किसने इतने क्राइसिस थे, किस किस्म के पाकिस्तान को दरपेश थे, इक़्तिसादी भी, मुआशी भी, हर तरह के भी। और जो मेरी बहनें कह रही हैं कि यूथ को ऑर्गेनाइज तो खान ने किया, ये चाहे कोई माने तो चाहे ना माने, ठीक है। और सबसे पहले इमरान खान ने, जो जब इन्होंने पार्टी स्टार्ट की थी हमारे, अच्छी बात नहीं है कि आप किसी अच्छे इक़दाम को लोग फॉलो कर रहे हैं, तो आप अप्रिशिएट करें ना कि आपने कुछ अच्छा काम किया, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। बात है ना, लेकिन
क्रेडिट नहीं हम लेने देंगे इस चीज का, अप्रिशिएट किया दायरा हमारे खान को देख के बहुत सारी चीजों का ये अच्छी बात है ना, खान साहब की चीजें ये फॉलो करेंगे तो हम इसको अप्रिशिएट ही करेंगे, ऐसी बात नहीं है। बाकी ये कि भाई अवाम नास को बहुत अच्छी तरह पता है कि मुल्क में क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है, क्या इस वक्त सिनेरियो चल रहा है। और अवाम यानी कि अब पीटीआई, मैं कह रही हूँ डोर टू डोर भी खुदा की कसम अगर कंपेन नहीं ना करेगी तो अवाम ने वोट बल्ले को ही देना। सॉरी बल्ले को अब मैं क्या कहूँ, हो सकता है बल्ला तो मुबारक करे जो भी हमारे उम्मीदवार जिनको जो भी इस कौम को पता है कि निशान कोई भी हो, इमरान खान जरूरी है, निशान जरूरी नहीं है। निशान कोई भी हो, अवाम ने निशान उसी पे लगाना है जिसका पैरा इमरान खान ने देना है। इमरान खान ने जिस उम्मीदवार को जो निशान अलाट जो हुआ है, अवाम ने इंशाल्लाह उसी को वोट कास्ट करना है। ये जब रिजल्ट आएगा, नतीजा आएगा तो लग पता जाएगा। अच्छा सैयद अकरबाज, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान माशी तौर पे या सियासी तौर पे जिस हालात से गुजर रहा है, गोया कि लोग तो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो इस वक्त स्पीचेस दी जा रही हैं उसके अंदर कोई पाकिस्तान के मसाइल का हल होना चाहिए, बट हमें तो लग रहा है कि एक ब्लेम गेम है जो चल रही है, एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी पे मुश्तमिल स्पीचेस हो रही हैं। बतौर एक यंग पॉलिटिकल वर्कर और जाहिर सी बात है आपको टिकट पे अलॉट हो गया है, आपको लगता है कि ये जो कंटेंट प्रोड्यूस किया जा रहा है आपके सीनियर्स की जानिब से वो इतना ठीक है या इसको और बेहतर होना चाहिए? कोई मंशूर की बात करें, मसाइल को हल करने के वाले से कोई सोल्यूशंस लेके आएँ या इसी तरह एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाते रहें? जी देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, आप हमेशा हमारी हिस्ट्री उठा लें तो कभी भी हमने ये ब्लेम गेम की सियासत की ही नहीं। हम यकीन रखते हैं डिलीवर करने में, काम करने में और लोगों की खिदमत करने में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप उठा लें तारीख हमारी, जब इक़्तिदार में आई है तब हमने आवाम की खिदमत की है। हमने बड़े बड़े ऐसे प्रोग्राम्स लेकर आए। आप हमारे दौरे हुकूमत में सुन नहीं रही? जी आप हमारे दौरे हुकूमत में देख लें, कभी भी हमारे जो मुखालफिन थे उनको हमने विक्टिमाइज़ नहीं किया, कभी भी कोई ऐसे उनके अरेस्ट नहीं हुए। हाँ, अलबत्ता जब दूसरी दीगर जमातें हुकूमत में आई तो आपने देखा रिवेंज गेम की भी सियासत हुई। हम जो मुखालफिन उनके दूसरी जमातों के थे, चाहे वो कोई भी जमात हो, उन्होंने उनको अरेस्ट भी कराया। ईद की रात को हमारी अदी फरियाल टालपुर साहिबा को घर से उठाकर जेल में ले जाया जाता है। तो ऐसी ये जो रिवेंज की पॉलिटिक्स है, ब्लेम गेम की पॉलिटिक्स है, इससे पीपल्स पार्टी ने कभी भी नहीं की। हमने हमेशा अपने मुखालफिन को लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहिए और हम चाहते हैं ये एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ पर भरपूर तरीके से जमहूरियत आए और वोट की ताकत से लोग आएँ। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, जब भी पीपल्स पार्टी इलेक्शंस में उतरी है तो अपने प्रॉपर प्लान्स और मंशूर के साथ उतरी है। अब भी जब बिलावल साहब ने अपनी कैंपेन का आगाज़ किया तो उन्होंने 10 नुकाती अपने एजेंडा बताए, जिसमें उन्होंने बताया कि इंशाअल्लाह ताला जब पीपल्स पार्टी हुकूमत में आएगी तो हम जो है तनख्वाहों को डबल करेंगे, मज़दूरों के लिए कार्ड्स लेकर आएंगे, किसान कार्ड्स को लेकर आएंगे और वसी करके पूरे मुल्क में लेकर आएंगे, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को और वसी करके पूरे मुल्क में लेकर आएंगे। उन्होंने नौजवानों को स्पेसिफिकली नौजवान कार्ड मुतारिफ़ करवाया। तो ये वो चीज़ें देखें जो पीपल्स पार्टी अपने प्रॉपर प्लान के साथ मैदान में उतरी है। प्रॉपर एक उनकी प्लानिंग है हमारी। हम ऐसे नहीं है कि हम इंतज़ार कर रहे होते कि कोई हवा चले और इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए। हमने अपनी बिल्कुल भरपूर तरीके से, आप देख रहे होंगे मुल्क के कोने कोने में कैंपेन का आगाज़ कर दिया है और भरपूर तरीके, पुरजोश तरीके से किया है। आज मेरे मरकज़ी कैंप की इफ्तिताह भी थी और बड़ी आला क़यादत हमारे यहाँ पर आई थी, मौजूद थी। तो हम भरपूर इस तरीके से वो हैं कि इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि लोगों के मसाइल का हल भी सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास ही है। चलो देखते हैं। लेकिन मसाइल के हल की आपने बात की है सलमा भट्ट साहिबा, इनफैक्ट अगर देखा जाए तो आम आदमी तो बड़ा मायूस है। यही जमातें, पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है और पिछले 5 साल में तहरीक इंसाफ भी शामिल हो गई। बट इस मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन फिगर्स आप देखें, बेरोज़गारी देखें, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल देखें, लोग तो कुछ ज़्यादा खुश नहीं है जो साबिक क़यादत है। आपको लगता है बतौर यंग पॉलिटिकल वर्कर माजी में लोगों की परफॉर्मेंस वाकई मुतासर कुन नहीं रही, उन्होंने कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया? मुझे बड़ी खुशी होगी कि हम 2024 का इलेक्शन जो है उसको कारकर्दगी की बुनियाद पर देखें और इसके नतीजे आएंगे इंशाल्लाह, हमें पूरी उम्मीद है। आप 2008 से 13 की कारकर्दगी देख लें
13 से 18 की कारकर्दगी देख लें और फिर 18 से 22 की कारकर्दगी देख लें, मुआवजना आपके सामने है। 2013 में जब मुस्लिम लीग नून को हुकूमत मिली थी तो ग्रोथ रेट 3% से नीचे था, और हम उसके बाद 2013 से लेके ऑनवर्ड्स जब हम 2018 में हुकूमत देकर आए तो 6% पे थी ग्रोथ रेट हमारी। उसके अलावा हमारे जो कर्जे थे वो 24-25 अरब डॉलर पर थे जब ये 2022 में, उसके बाद जब ये 2018 से लेके 22 में ये 44-45 अरब पे पहुंचा के पीटीआई वाले। अच्छा, इन्होंने एक धेले का काम नहीं किया, कोई एक प्रोजेक्ट ये नहीं गिनवा सकते। हम 2013 से लेके 2018 तक 12,000 मेगावाट बिजली देकर आए। यहाँ पे दहशतगर्दी इतनी संगीन थी, हर रोज बॉम्ब ब्लास्ट होते थे। दहशतगर्दी को खत्म किया, ज़रबे अज़ब किया, रद्दुल फसाद किया, उसके अलावा रोजगार दी, सनत को उठाया। इंटरेस्ट रेट जो था सिंगल डिजिट में था, 5.5% पे था 2013 से 18 में। डॉलर 105, 107 और 111 से बाहर नहीं गया था 2018 तक। उसके बाद यहाँ पर एक फिजा थी जहां पर लोग काम करना चाहते थे, सीपैक आ रहा था। और जब हम सीपैक की बात करते हैं, सीपैक का मतलब यह है कि वह गेम चेंजर था। यहाँ पर सीपैक के जरिए यहाँ पर 3000 किलोमीटर गैस पाइपलाइन, रोड लाइन और रेलवे लाइन आनी थी। और उसके बाद जो सीपैक का मंसूबा था उससे इकोनॉमिक जोन डेवलप हो रहे थे, वैसे मुल्क के लिए हो रहे थे। वो 2013 से 18 के दरमियान थे। यहाँ पे आपको अगर मैं अस्पताल गिनवाऊं, मैं आपको साउथ पंजाब से लेके पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में तैयब उर्दगान अस्पताल हो, PKLI की मिसाल हो, आप दूसरे। लेकिन सलमा साहब, छोटी सी ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि अस्पताल तो बनवा रही है लेकिन शरीफ फैमिली इलाज के लिए लंदन ही जाती है, इस मुल्क में इलाज नहीं करवाती। थोड़ा सा ब्रेक के बाद आएंगे तो राहिला साहबा से ये सवाल करेंगे कि अब अगर 2024 के इलेक्शन तहरीक इंसाफ जीत भी जाती है तो आगे विजन क्या है? क्या फिर किसी जगह पे बुज़दार साहब को लाया जाएगा, महमूद खान को लाया जाएगा कि जो आज पार्टी का हिस्सा नहीं है, या किसी नए विजन के साथ आगे बढ़ना है? छोटी सी ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। राहिला साहब, आप ही की तरफ आऊँगा। जो मैं ब्रेक से पहले सवाल छोड़ कर गया था कि क़यादत नहीं है, विजन भी नया है, या फिर अगर कोई तहरीक इंसाफ जीत ही जाती है इलेक्शन तो कोई बुज़दार साहब को देखा जाएगा, महमूद खान साहब को देखा जाएगा, और कोई नए या वो लोग नहीं होंगे जो जिन्होंने एक तरह से हम कह सकते हैं कि आजमाइश के वक्त में पार्टी के साथ खड़े हुए हैं, बल्कि वो लोग आगे सीन को ऑक्यूपाई करेंगे कि जो शायद 1 साल 2 साल पहले पार्टी को जिन्होंने ज्वाइन किया है। ऐसी बात नहीं है। पार्टी का विजन सबको पता है, बहुत क्लियर है। पार्टी का विजन अभी फिलहाल एक ही है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पाकिस्तान में बेहतर हो, इंसाफ का निज़ाम बेहतर हो। जिस मुल्क में इंसाफ नहीं है उस मुल्क में कोई निज़ाम नहीं चल सकता। ना आपकी इकोनॉमी ठीक हो सकती है, ना आपकी किसी शोबे में आप तरक्की कर ही नहीं सकते। तो इमरान खान का शुरू से फोकस यही रहा है कि भाई आम आदमी और एक स्टेक होल्डर जो अमीर तबका है आपका, वो बराबर इक्वली उनको राइट्स मिले। ठीक है, अगर इंसाफ नहीं तो कुछ नहीं। तो रहेगी हमारे, आप पूछ रहे हैं कि दूसरे उम्मीदवारों की हैं, दूसरे जो पार्टी लीडरान है, तो उनका एक अपना स्टेक है। तो मैं उनके बारे में तो कुछ नहीं कह सकती। लीडरशिप जो भी जिस हवाले से भी उनके लिए कोई सिचुएशन कोई बनती है उनके लिए बेहतर, तो मैं जाहिर है हम तो पार्टी वर्कर हैं, हमने तो उनकी हर बात पे लब्बैक कहना है। जो वो मुनासिब डिसीजन समझेंगे पार्टी के लिहाज से, हमारे विजन के लिहाज से, जो पार्टी का विजन है अभी फिलहाल भी यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क में इंसाफ का निज़ाम चाहती है। अभी फिलहाल इसी पे फोकस है, क्योंकि इंसाफ होता है। हम चाहेंगे कि आपसे भी जाने कि जो आपके नौजवान चेयरमैन जिस तरह के वादे कर रहे हैं, गोया कि 300 बिजली यूनिट फ्री, साथ पे पता नहीं नौकरियां और क्या कुछ वो दे रहे हैं लोगों को, बट हम तो IMF के प्रोग्राम के नीचे हैं। हम तो ₹1 की सब्सिडी भी आवाम को उनसे पूछे बगैर नहीं दे सकते। तो जो वो ऐलानात कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये डुएबल है? देखिए, हम अभी पिछले 16 महीने की बिलावल साहब की कारकर्दगी को उठा लें तो उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान को एक नेशनल सतह में नहीं, एक इंटरनेशनल सतह में भी इमेज उन्होंने पाकिस्तान की क्रिएट की, एक इमेज बिल्ड की, जो पाकिस्तान एक इस लेवल पे आ चुका था कि कोई हमसे बैठने को तैयार नहीं था। चेयरमैन साहब ने एक हमारा चेहरा बहुत साफ तरीके से पाकिस्तान का पूरी दुनिया में दिखाया और एक ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने कारकर्दगी की। इंटरनेशनल तौर पर उनको बहुत पज़ेराई हासिल हुई। इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ, देखिए 2008 से लेकर 2013 तक ज़रदारी साहब
आपने पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इस मुल्क को संभाला। उसके बाद से 2013 से 2018 तक जो इस मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ, और फिर 2018 से आप आज की बात करें, इस मुल्क में जो हालात गुजरे हैं माजी में जिन जमातों ने, ये जिम्मेदारी पूरी उनकी जाती है। हम बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये नहीं कहेगी कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, बिल्कुल हम हिस्सा इन गवर्नमेंट्स कर रहे हैं और हमारी सूबे में हुकूमत है। लेकिन आप सूबे की अगर सेहत की बात करें, कोई भी सेक्टर उठाएं, हेल्थ सेक्टर उठाएं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर उठाएं, एजुकेशन सेक्टर उठाएं, एज कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस आपको 1000 टाइम बेटर मिलेंगे। हमारे पास हेल्थ सेक्टर्स ऐसे हैं कि इंटरनेशनली बेचारे इमदाद के मुंतजिर हैं। जी, मुझे आपकी आवाज यूनिवर्सिटी का क्या मैंने कहा सैलाब ज़दगान तो बेचारे अभी तक मेरे ख्याल में बेघर हैं। देखिए, मैं आपको ये बात नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको शायद आपको इस बात का इल्म ना हो, लेकिन आपने देखा कि बिलावल साहब ने सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर उन सैलाब ज़दगान को घर मैसर किए, उनको ऑनरशिप दी, खवातीन को उनके घरों के मकान की ऑनरशिप दी। इससे पहले किसी गवर्नमेंट ने उनको मकान की ऑनरशिप नहीं दी, क्योंकि पीपल्स पार्टी का हमेशा से, भुट्टो साहब ने जब ये जमात बनाई तो नारा लगाया था रोटी कपड़ा और मकान का। तो पीपल्स पार्टी हमेशा यकीन रखती है कि अवाम के पास उनका अपना मकान होना चाहिए। हमने अपने सूबे के बजट से ये चीज़ निकाली, ना कि हमें माजी में 2013 से अब तक हमें इस तरह की कोई भी फेडरल की तरफ से कभी भी सपोर्ट नहीं की गई। ये तो NFC अवार्ड था जिसके थ्रू हम थोड़ा बहुत प्रोविंस का राइट्स लेते गए। अदरवाइज हमने जो भी किया अपने सूबे के अपने बजट से किया, अपने लोगों के लिए किया। जी शो का वक्त खत्म हो रहा है। मैं चाहूंगा सलमा भट्ट साहब, आप क्या पार्टी के एक तो विजन क्या है, टॉप प्रायोरिटीज आपकी क्या है, और क्या काबीना में भी नौजवान लोग देखेंगे या सिर्फ बस पार्लियामान का हिस्सा बनेंगे, उससे ज्यादा उनको कोई रोल नहीं मिलने वाला? जुमला कहना चाहूंगी कि आपने कारकर्दगी की बात की थी, आप कराची, लाहौर और पेशावर का मुआजना कर लें और देख लें कि इन तीनों सूबों में किसकी हुकूमत थी। आप फिर सिंध का, पंजाब का, कराची में तो हम कभी स्टेक होल्डर रहे ही नहीं। कराची में तो इस तरीके से धांधली की गई। कराची में तो हम स्टेक होल्डर्स रहे नहीं। कराची के 14 MNAs तो PTI के थे, कराची के 40 से 30 MPs तो MPs कैसे? मुझे तो हैरानगी होती है कितनी ढिठाई से आप लोग झूठ बोलते हैं, इतनी ढिठाई से आप लोग झूठ बोलते हैं कि आप लोगों ने आवाम का बेड़ा गर्क किया। इस मुल्क की आप हालत देखें, उसके बाद भी आप लोग इस तरीके से ढिठाई से झूठ बोल रहे हैं। आप लोग को शर्म आनी चाहिए। आज हमारे लोगों का हालत कराची को हम ऑन करते हैं। हम कराची के, आप देखिए कराची के जब से मेयर मुर्तजा वहाब साहब बने, कराची का डायनेमिक बदला है। इस वजह से कराची में 15 जनवरी को अवाम ने बता दिया कि अगर कराची के अवाम है किसी के साथ तो वो पीपल्स पार्टी के साथ है। और हम आपको जनरल इलेक्शन में भी बताएंगे कि सबसे बड़ी शुक्रिया के साथ नाज़रीन आपसे ज्यादा नौजवान क़यादत को आगे लाया तो जा रहा है, लेकिन क्या उनको कलीदी किरदार भी अदा करने दिया जाएगा? वो पार्टी डिसीजन में भी कहीं नजर आएंगे कि नजर आएंगे, ये मेरे ख्याल में 8 फरवरी के बाद की सूरत हाल में बताएगी। आज के शो में यही कुछ, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।